जैसे स्वामी जी आपने कहा कि ये न्यू तंत्रा की बात की कि इसको न्यू तंत्रा के नाम से मतलब बोल दिया है, जोड़ दिया है एक तरीके से। तो ओशो ने भी कहा कि उन्होंने भी हर एक चीज़ के साथ कि भी जो जैसे विपස්සना है वो भी पुरानी हो गई है, तो उसको भी मतलब नया रूप देने की ज़रूरत है, और ऐसे ही तंत्रा के साथ उन्होंने कहा। तो जैसे ओशो ने कहा, तो इसमें क्या फ़र्क है? क्योंकि आजकल भी उसको नया रूप दे के ही तंत्रा को फैलाया जा रहा है एक तरीके से। तो उन्होंने भी सेम बात ही कही है कि भी उसको नया रूप, तो उसको कैसे मतलब समझा जाए? 70 के बाद ओशो ने अपने मूवमेंट को जब तेज किया और वेस्ट के बहुत सारे लोग आने लगे, तो ओशो ने अपने पूरे सिस्टम को एक नया रूप दिया जो कि यूनिवर्सल होने वाला था आगे चल के। उसके पहले 70 के दशक के पहले आप देखें, जब ओशो स्वयं कैंप लेने जाते थे तो बिल्कुल जो ध्यान की विधियाँ और जो बातें, जो उनके मंतव्य थे, वो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हिंदू पद्धति के बहुत करीब हैं। अक्रिय तरह की विधियाँ, संवेदनशील तरह के प्रयोग, सॉफ्ट तरह की विधियाँ, उसमें कोई एग्रेशन नहीं था, उसमें कुछ नए मॉडर्निज्म का कुछ फील नहीं था। ऑफ कोर्स वैसे लोग भी उनको तब तक नहीं मिले थे, संगीत भी तैयार नहीं हुआ था। उसी समय की बात है जब जुंग की, फ्राइड की फिलॉसफी वेस्ट में पॉपुलर हुई और विलियम रेक की रेकियन थेरेपी डेवलप हुई। विलियम रेक का जो सारा काम है वो बॉडी वर्क और सेक्सुअलिटी के एक्सेप्टेंस पर है। तो जब ओशो के पास वेस्ट से लोग आने लगे, बड़े ही प्रतिभाशाली लोग आने लगे वेस्ट के, साइकोथेरेपिस्ट और इस तरह के, उन लोगों ने सजेस्ट किया कि ये रेकियन वर्क है। ओशो को तो मालूम ही थी बैकग्राउंड उनकी सारी, बहुत जगह उन्होंने अपने प्रवचन में तब तक वो जिक्र भी कर चुके थे, पर जो उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से गुजरे हुए लोग थे और जो वेस्ट में ऑलरेडी ही पॉपुलर थे, करा रहे थे ये सब, उन लोगों ने कहा कि ये नए बनते आश्रम में जब वेस्ट के लोग आ रहे हैं और वो इन समस्याओं से ग्रसित हैं, तो वो टिपिकल थेरेपी उनके लिए बड़ी पॉपुलर हो जाएगी, बड़ी मुफीद और पावरफुल होगी। तो ओशो ने उस तरह के प्रयोग भी जोड़े गए जिसमें लीला थेरेपी पॉपुलर हुई। लीला थेरेपी में बॉडी वर्क को और सेक्सुअलिटी को एक्सेप्टेंस का प्रयोग है, काउंटर भी चलता है उसमें, बातचीत भी चलती है। वो विलियम रेक की दी हुई के फ्रेम में कराई गई है। वो बड़े हमारे यहाँ के एक्सपर्ट लोग उनको कराते थे और वो शांत वातावरण में होते थे। कुछ कन्फ्यूजन उससे हुआ कि कुछ ऐसे फ़ोटो इधर उधर गए, तो जिससे ये हुआ कि ओशो के यहाँ सेक्स वर्क का, ओपन सेक्स का, इसका उसका प्रचार है नहीं। वो थेरेपी थी, कुछ खास लोगों के लिए थी और हिंदुस्तानियों को तो प्रवेश ही उसमें वर्जित था। हिंदुस्तानियों के लिए उन्होंने कहा इसकी ज़रूरत भी नहीं है, हम उस तरह की साइकोलॉजी को लेकर डेवलप ही नहीं होते हैं। हमारे यहाँ जो बच्चे की साइकोलॉजी है वो बड़े ही सॉफ्ट और बड़े ही सिंपैथेटिक वातावरण में चलती है। तो पर्सनैलिटी का जो डेवलपमेंट है वो उतना एग्रेसिव नहीं होता है जितना उनके यहाँ होता है वेस्ट में। वहाँ तो 15-16 साल का बच्चा घर से निकल जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। अब 15-16 साल का बच्चा क्या जाने, ना तो कुछ उसका विकास हुआ होता है भावनात्मक ना मानसिक, लेकिन वो इंडिपेंडेंट ज़रूर हो जाता है। तो सारा का सारा जो उसका जो व्यक्तित्व है वो बड़ा ही कठोर और एग्रेसिव हो जाता है, बड़ा ही फ्रीडम और स्वतंत्रकारी हो जाता है। तो इस तरह के लोगों को उस तरह की हार्ड थेरेपीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ये उन्हीं हार्ड थेरेपीज़ में से एक थी। इसके साथ नियो तंत्रा को जोड़ा गया है बाद में, जब ये धीरे धीरे पॉपुलर हुई, वेस्ट के लोग वहाँ से करा के निकलने लगे और वो बाहर के लोगों की को इसकी ज़रूरत भी थी। बाहर के लोग इसमें तुरंत आते भी थे, ये बड़े महंगे कोर्स होते थे, तो धीरे धीरे ये इसमें आता चला गया। वैसे ओशो ने एक समय के बाद इसका प्रयोग बंद भी कर दिया अपने यहाँ पर, थोड़े समय के लिए रखा मल्टीवर्सिटी में, बाद में उन्होंने बंद कर दिया। हिंदुस्तानियों के लिए तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, उन्होंने उनकी एंट्री भी बंद कर दी थी। तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि जो वेस्ट में जो चीज़ वेस्ट वालों के लिए अच्छी है और पावरफुल है वो हमारे लिए भी हो, ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए खाने को ले लीजिए, सारे यूरोप में जहाँ ठंडे प्रदेश हैं वहाँ शाम के खाने के साथ वाइन एक उनके फूड का हिस्सा है, फूड का, रूटीन फूड का। जैसे इंडिया में दूध की चाय हमारे फूड का हिस्सा है, वो लोग इसको नहीं मानते हैं कि ये भी कोई चाय है, वो ब्लैक टी पसंद करते हैं। अब वाइन उनके फूड का हिस्सा है, लेकिन हमारे यहाँ वाइन अपने आप में एक बुरी चीज़ समझी जाती है। आपने वाइन पी का मतलब आप शराबी हो। तो जो जिस परिस्थिति में रह रहा है, जिस परिस्थिति में विकास उसका हो रहा है, जहाँ उसको रहना पड़ रहा है, उस हिसाब से सारा जीवन अरेंज होता है। खाना, कपड़े लत्ते पहनना, उठना बैठना, लोगों से मिलना, रिलेशन, सेक्स, हेल्थ, सब उसमें आ जाता है। तो वो हार्ड थेरेपीज उनके लिए ज़रूरत थी उनकी, तो उस तरह से ओशो ने उसको अलाउ किया था थोड़े ही समय। फिर बाद में कहाँ, अमेरिका में जब उन्होंने अपना आश्रम बनाया, नहीं रखा इसको,
इस तरह के वर्क को, क्योंकि तब तक उन्होंने स्वयं ही बहुत हार्ड मेडिटेशंस का, बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन का विकास भी कर लिया, बहुत उनके प्रवचनों के सारे रंग रूप बदलते चले गए, तो उसमें और लोग डेवलप होते चले गए उनके आसपास जो रुके हुए लोग थे। तो बस उतनी शुरू में उसकी ज़रूरत रही होगी, जो उन्होंने समझा होगा, उतनी बात उन्होंने आगे बढ़ा के उसको कर दिया। जो नियो तंत्रा के नाम से चल रहा है वो ओशो की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है, कहीं कोई इक्का दुक्का वाक्य उन्होंने बोल दिया, कहीं किसी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठा के हम उस पर पूरी पद्धति और कैंप बना के चल दिए। 2-3 हैं संचालक जो ये दावा भी करते हैं कि हम ओशो के वक्त के हैं, हमें ओशो ने तंत्रा पर काम करने के लिए कहा है और वो उस चीज़ को पॉपुलर कर रहे हैं। और वो तंत्र पर अगर काम करने के लिए भी कहा हो तो उतनी संवेदनशीलता के साथ और उतनी स्मार्टनेस के साथ, उतनी सिंपैथी के साथ अगर वो काम करते तो वो भी चल जाता है। अब उन्होंने उसको बारेआम कर दिया है। हर व्यक्ति की अध्यात्म की विकास की एक स्टेज होती है, किसी स्टेज में किसी को किस तरह की ज़रूरत है नहीं, लेकिन तंत्रा के उनके कैंप में कोई भी आ जाता है। वो कहते हैं कि स्त्रियों के लिए फ़ीस कम है, आधी फीस है, खाली स्त्रियों का ही करेंगे, विदेशों में क्रूज़ पे करेंगे, कहीं बीच पे करेंगे, कहीं न्यूड बीच पे करेंगे। ये तंत्र नहीं है, ये तो सेक्सुअलिटी को और उसी परवर्जन को बढ़ाना है। आप नाम जो भी दे दो, आप उसमें ओशो का चित्र क्या, आप उसमें शिव जी का, विष्णु का, किसी का चित्र लगा दो, ये लोग रोकने थोड़ी आ रहे हैं आपको। आप उनके नाम का दोहन और शोषण कैसे भी कर लो और साथ में अपनी भी भावनाएं जीते चलना है। तो तमाम तरह के तंत्रा के ग्रुप चल गए हैं जिनको तंत्र का पता ही नहीं है, जो लोग उतने कर्मठ भी नहीं रहे, उतना जीवन में पुरुषार्थ भी नहीं किया, वो भी तंत्र के उल्टे सीधे प्रयोग करा रहे हैं। क्या है वो उल्टे सीधे प्रयोग? वो कुछ उन्होंने निकाल लिए, कपड़े उतार के बैठ जाएंगे, ये करने लगेंगे, पार्टनर को लेकर आइए, गाइडलाइंस देंगे। वो इतने बड़े तंत्रा के मास्टर बन गए हैं कि जो जीवन की सबसे संवेदनशील ऊर्जा होती है हमारी, उसके लिए वो गाइड करेंगे लोगों को। वो कोई ओशो जैसे व्यक्ति करे तो ठीक है, वो कोई जागृत पुरुष करे तो ठीक है, और वो ही करेगा तभी वो चैनलाइज भी होगा, क्योंकि उतनी गहराई और उतनी जो संवेदनशील ऊर्जा के लिए हम कोई गाइडलाइन लेते हैं तो हमारी जीवन ऊर्जा भी उससे जुड़ी होनी चाहिए, उस व्यक्ति से। वो जो कहेगा वो चुंबक का काम करेगा, उसके जो लफ्ज़ हैं वो हमारे लिए एक पथ प्रदर्शक बन जाएंगे। कोई अनजान संचालक आके बोले कि आप कपड़े उतारो, तो आप समझ रहे हैं इसमें कितना विकास की गुंजाइश है और कितनी ध्यान में जाने की गुंजाइश है। कपड़े उतारने वाले कपड़े तो उतार ही देंगे, वो कहीं भी उतार सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा अध्यात्म मुझे तो नहीं दिखता। और स्वयं ओशो ने भी, हमने इतना सब उनको इतने समय से कर रहे हैं, कोई ऐसा कुछ हमें तो नज़र आया नहीं उसमें। प्रवचनों में कोई इक्का दुक्का वाक्य उठा के कोई कुछ करने लगा तो उस पर किसी का कोई नियंत्रण ही नहीं है।